कांग्रेस का अध्यक्ष कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं। बिहार की स्थिति क्यों बिगड़ गई? लगा कि तेजस्वी को जो है कि हमारा तो इमेज खत्म हो गया, हमको तो कोई पॉपुलरिटी मिल नहीं रही है, राहुल गांधी सब लेके चले गए। जब राहुल गांधी आएंगे तो तेजस्वी को तो कौन पूछेगा नहीं। अगर मोदी जी आएंगे और नीतीश रहेंगे तो मगर दिलीप जायसवाल को लोग पूछेगा। जब स्ट्रेंथ पता लगेगा कि नहीं, बीजेपी और मोदी का जो पॉपुलरिटी रेशियो है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। मोदी के पॉपुलरिटी के नजदीक भी कोई नहीं है। स्ट्रांग लीडरशिप ये होता है कि हम अपनी कमजोरियों को हावी नहीं होने दें। मूर्ख ज्यादा मूर्ख नहीं होता है। ये पढ़े लिखे जितने लोग हैं ना, इन लोगों का बयान सुनिए तो आश्चर्यचकित हो जाए। देखिए, राहुल गांधी अभी नेता बन रहा है। 55 वर्ष कांग्रेस का शासन था, उसमें भी विपक्ष के नेता थे, लेकिन उस यात्रा का कॉन्सेप्ट आगे बदल गया, तरीका बदल गया। जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। उसमें होमवर्क नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, होमवर्क नहीं करते। कांग्रेस को अपने लोगों पर विश्वास करना होगा। गठबंधन का नेता कौन है कहाँ नेता? डिक्लेयर्ड नेता तो नहीं है। टीएमसी है। आप टीएमसी का बयान सुन लीजिए, डीएमके का बयान सुन लीजिए, अन्ना डीएमके का सुन लीजिए। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार दिल्ली से लेके बिहार तक दौरा कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी बिहार में आकर वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आकर तमाम रैलियां करते हैं और तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक वरुण कुमार मिश्र जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे सीधा एक ही सवाल करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले 17 दिन लगातार वोट अधिकार यात्रा निकाली, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, कि जहां जहां बीजेपी या एनडीए गठबंधन जीतता है वहां वोट चोरी करके जीतता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर वोट चोरी ना होती तो मोदी आज देश के प्रधानमंत्री ना होते। पहला मैं सवाल सीधा आपसे पूछता हूं, क्या सच में देश में वोट चोरी हो रही है? ऐसा नहीं लगता है जी, क्योंकि जनतांत्रिक पद्धति में एक व्यवस्था है जी, और उस व्यवस्था में कोर्स करेक्शन का भी जगह है। जी, तो ये कह देना कि वोट चोरी हो रहा है, जी, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जी, अगर वोट चोरी होता है तो पूरे चुनाव प्रक्रिया कैसे संपन्न होती? जी, और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती है, उसमें व्यक्ति नहीं होता है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो भी तो चुनाव लड़े हैं, उसी चुनाव से जीते हैं, जी, सरकारें बनी हैं। जी। तो ये तो प्रश्न उचित मुझे नहीं लगता है। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान की घटना हो, नेपाल की हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, और जल्द से जल्दी में अब नेपाल में जो घटना हुई उसके बाद में, चाहे यूपी के सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव हों या फिर आपके तेजस्वी यादव हों, इनका कहना है कि बिल्कुल ऐसा ही माहौल देश में बन रहा है और नेपाल की घटना से चुनाव आयोग को सबक लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो नेपाल में जो घटना हुई या अन्य देशों के जो मैंने नाम लिए, क्या ऐसा भारत में हो रहा है? ऐसा इस तरीके की तानाशाही हो रही है? भारत में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रणाली इतनी मजबूत है जी, उसमें कोई एक वर्ग या एक संगठन ऐसा नहीं कर सकता है। जी, और नेपाल और अफगानिस्तान में जो हो रहा है जी, उसके पीछे तो विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। हाल के वर्षों में चीन का जो प्रभाव बढ़ा है, जी, और चीन ने जिस तरह से वहाँ के राजतंत्र को प्रभावित किया है, जी, हिंदू राष्ट्र का जो वहाँ कंसेप्ट था जी, उसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। जी, तो ये तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र है या कोई इस्लामिक राष्ट्र है, जी, ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ तो सारे धर्मों का आदर होता है जी, और यहाँ जितनी भी विभिन्नता है उतनी ही एकता है। जी, अगर किसी हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है जी, तो पूरा देश खड़ा होता है, पूरा राजनीतिक तंत्र खड़ा होता है। जी, ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। लेकिन सदन के जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जितनी बात विश्व पूरा मोदी को सुनता है उतना ही नेता प्रतिपक्ष को सुना जाता है। लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष हाथ में संविधान लेके घूमते हैं और ये दिखाते हैं कि आज इस देश में संविधान की हत्या हो रही है। देखिए, राहुल गांधी अभी नेता बन रहे हैं, उन्होंने जितनी बातें की हैं या उनका जो कदम है, मुझे लगता है कि वो होमवर्क नहीं करते हैं, या उनके साथ जो लोग थिंक टैंक में हैं जी, उनको सही ढंग से रास्ता नहीं दिखाते। एक प्रतिपक्ष के नेता का मतलब देश के व्यवस्था के विरुद्ध बोलना नहीं होता है, जी, देश की व्यवस्था के खामियों को उजागर करना होता है। जी, ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी है, 1947 के बाद और आज ये 75 वर्षों में ये व्यवस्था बनी है। जी, और ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हो रही है। जी, 55 वर्ष कांग्रेस का शासन था, उसमें भी विपक्ष के नेता थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, कांग्रेस ने ही विपक्ष को आधार दिया है कई जगह।
अगर आप 67 से उठाकर देखें तो राम मनोहर लोहिया से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, पीवी नरसिम्हा राव काम में एक आधार बना है कि देश का सवाल हो तो पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति नहीं होता, वहाँ देश होता है। हमारी मतभिन्नता हो सकती है, विचारों की हो सकती है, सिद्धांतों की हो सकती है, लेकिन देश के प्रति अगर मतभिन्नता है तो मैं उस व्यक्ति को सही व्यक्ति नहीं मानता। राहुल गांधी नेता हैं 20 वर्ष से, और उनके हाल के वर्षों को आप देखिए तो संसद की कार्रवाई में उनका प्रतिशत कितना है? 30%। वो रक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति के सह-अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, और 10 बैठकों में मात्र 9 बैठक में गए। वे कई समितियों के हैं, आप कह सकते हैं कि उनको फुर्सत नहीं मिलती या उनकी व्यस्तता हो सकती, लेकिन व्यस्तता में भी उनको काम निकालना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का पहले पूरे देश में यात्रा निकालना, फिर उसके बाद में बिहार के चुनाव नजदीक आए और उससे पहले वही वोट अधिकार यात्रा, पहले सदन में इसी को लेके सबसे बड़ा मुद्दा बनाए रखना कि वोट चोरी, और उसके बाद में फिर सदन से ये घोषणा कर देना कि बिहार में हम वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एलईडी पर दिखा दिया कि इस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में पूरे बिहार में लगातार 17 दिन वो पैदल चलते हैं, और चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही वो अपना बिगुल बजा देते हैं कि वोट चोरी इस बार बिहार में नहीं होने देंगे। अगर वोट चोरी ये एक देखा जाए बाई चांस, भविष्य में नहीं कह सकते, अगर बाई चांस मोदी सरकार बनाती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो इनका वही रोना रहेगा कि महाराष्ट्र में चोरी करके बनाया, हरियाणा में चोरी करके बनाया। कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, या सच में ये सरकार, जैसे वो हरियाणा और महाराष्ट्र का नाम ले रहे हैं कि दोनों जगह वोट चोरी हुए हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई जनता बहुत प्रभावित होगी। जनता का जो मूल मुद्दा होता है उससे वो ज़्यादा प्रभावित होती है। और जहाँ तक यात्राओं का सवाल है, ये तो उनका राजनीतिक अधिकार है। और जहाँ तक पहली बार जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वो यात्रा वाकई यात्रा थी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन उस यात्रा का कॉन्सेप्ट आगे बदल गया, तरीका बदल गया। जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। उस लाभ को छीन लिया विपक्ष ने, क्योंकि वो कैलकुलेटेड नहीं था। जो प्रभाव वो होना चाहिए था उसमें होमवर्क नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि होमवर्क नहीं करते। हाँ, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसको अगर किया है तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का के आधार पर चलते हैं। बीच में आप देखिए वो पादरियों के साथ जो मिले और जो उनका संवाद था, वो संवाद कम से कम एक नागरिक होने के नाते नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम बात करते हैं बिहार में कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए, वर्तमान से ही भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। कांग्रेस को अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। कांग्रेस को अपने लोगों पर विश्वास करना होगा, अपनी व्यवस्था पर विश्वास करना होगा। कांग्रेस एक दिन में नहीं बिगड़ गई है, कांग्रेस को बिगाड़ा गया है। कांग्रेस में भी कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो सही बात कहने का साहस नहीं रखते। और दूसरी बात है कि जो बॉरोड प्लेयर्स आए बीच में, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैंने आज तक जो भी कांग्रेस को कवर किया है, सदाकत आश्रम में नॉन कांग्रेसमैन का कभी स्वागत नहीं हुआ, एक्सेप्ट जो विद्वान है, जो कलाकार है, वो एक अलग विषय होता है। आप लालू प्रसाद यादव को सदाकत आश्रम में अगर माला पहनाते हैं तो क्या इम्पैक्ट बनेगा? और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक उसका इवैल्यूएशन निकला था, जो सर्वे निकला था, उस सर्वे में 97% कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं, गलत स्टेप है। उनके बात को तो इग्नोर कर दिया गया। लेकिन बिहार में आज बात करें, राहुल गांधी की यात्रा भी निकल गई। पिछले 2-3 महीनों में 2-3 रैलियां मोदी भी कर गए हैं, आज भी रैली करके पूर्णिया से वापस लौटे हैं। तो बिहार की जनता में ऐसा लग रहा है कि जो राहुल जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उनका जनाधार बढ़ रहा है। देखिए, जनाधार एक दिन में नहीं बढ़ता है, जनाधार बढ़ने की ओर प्रयास हो रहा है। मोदी का घट रहा है बिहार में। मोदी का इसलिए नहीं घट रहा है कि आप उस जनाधार को धार नहीं दे पा रहे। जहां जनता चाहती है कि कांग्रेस रहे, वहां से कांग्रेस हट जाती है। जो पब्लिक सेंट्रिक सेंटिमेंट है वो सनातन का गाली सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। जिस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपका आंदोलन चला है,
और उसी के साथ आप अगर गलबैयाँ करते हैं, यहाँ एक सेंटीमेंट जरूर है, कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं, लेकिन जब आप अलग लड़िएगा तब, जब आप स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने की शक्ति पैदा कीजिएगा तब। लेकिन इंडी गठबंधन बनाना तो कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हस्तक्षेप रहा है। इंडी नहीं गठबंधन नहीं, वो तो गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन का नेता कौन है? है कहाँ नेता? डिक्लेयर नेता तो नहीं है उसमें। तो 34 या 35 पार्टियां, डीएमके है, टीएमसी है। आप टीएमसी का बयान सुन लीजिए, डीएमके का बयान सुन लीजिए, अन्ना डीएमके का सुन लीजिए। इवन जब नीतीश कुमार जब गए वो गठबंधन में जी। और इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया और वो छोड़ के चले आए, क्या हो गया? कांग्रेस का सीरीज का ट्वीट्स पढ़ लीजिए। कांग्रेस अपने लीडरशिप को फॉरगो करेगी, कभी संभव है? तो वहां तो नहीं में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कोई एजेंडा उनके पास है। तो बिना एजेंडा के, बिना वर्किंग कैपेसिटी के, बिना विंग पर विश्वास किए कांग्रेस का अध्यक्ष कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं। बिहार की स्थिति क्यों बिगड़ गई? राम जतन सिन्हा यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने एक्टिवेट किया। मैंने खुद उनके कार्यक्रमों को देखा है और उसको कवर किया है। जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो क्या करेगा? बैठ कर माला बनेगा। कांग्रेस ने अपने को ही फॉरगो किया है। कांग्रेस को किसी ने पराजित नहीं किया है, कांग्रेस ने खुद को पराजित किया है। लेकिन जिस तरीके से एक एनडीए गठबंधन या कहें मोदी के विरोध में हर राज्य में चुनाव होते हैं, ये एक बड़ा गठबंधन तैयार कर देते हैं। आप एक चीज बताइए, यूपीएल लड़ रही है क्या बंगाल में? तमिलनाडु में लड़ रही है क्या? तो इंडी गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा में लड़ रही है क्या? ये झारखंड में, उड़ीसा में? ये गठबंधन कहाँ लड़ रहा है कहाँ गठबंधन? ये एनडीए की बात आप कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन कब से है? 90s से है। बीच में उसमें भी अंतर आया, लेकिन वो तो एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए का कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन मीटिंग उसकी होती है, कॉमन लीडर्स हैं उसके। बीजेपी जहाँ अकेली लड़ती है वहाँ एनडीए नहीं लड़ता है। जहाँ बीजेपी इंडिपेंडेंट लड़ती है वहाँ एनडीए नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पर तो है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी की जब सरकार बनी थी उसमें कोई कंपल्सन नहीं था कि वो दूसरे पार्टी को रखे, लेकिन उन्होंने भी जनता दल यू के का रिप्रेजेंटेशन मांगा। उसमें भी आजासू को रखा, रीजनल पार्टी को रखा ना भाई। क्यों रखा? उसको तो कोई कंपल्सन नहीं था, उसको तो अपने 300 साढ़े 300 सीट था। किसी को मिला इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो कांग्रेस नहीं कर रही है। जब तक आप इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पैटर्न पर नहीं चलिएगा ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम कास्ट ग्रुप को हम रख लिए तो हम जीत जाएंगे। ये लोगों की धारणा गलत है कि कास्ट प्रिवेल करता है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होना आरजेडी का फायदा है या कांग्रेस का? अरे भाई, गठबंधन को आप कैसे कर रहे हैं? कल तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर देगा हम 243 सीट पर लड़ेंगे। ये क्या शो करता है? लेकिन दोनों घूमते तो एक ही मंच पे हैं यात्रा में। अरे मंच पर घूमने से क्या मतलब है? आप एक साथ वर्क कीजिए ना। क्यों ये बिहार अधिकार यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई 5 दिन के बाद? लगा कि तेजस्वी को जो है कि हमारा तो इमेज खत्म हो गया, हमको तो कोई पॉपुलरिटी मिल नहीं रही है, राहुल गांधी सब लेके चले गए। जब राहुल गांधी आएंगे तो तेजस्वी को तो कौन पूछेगा नहीं। अगर मोदी जी आएंगे और नीतीश रहेंगे तो मगर दिलीप जायसवाल को लोग पूछेगा। ये क्वाइट नेचुरल है। जब नेशनल लीडर आएगा तो रीजनल लीडर कौन पूछेगा? क्या एमजी रामचंद्रन आप नहीं ना है? एनटीआर नहीं ना है? ये हाइपोक्रेसी है। ये हाइपोक्रेसी है कि हम नेता हैं। नेता बनने में समय लगता है ना। जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी आएंगे तो फिर तेजस्वी को कौन पूछेगा, लेकिन इधर जब मोदी जाते हैं किसी भी प्रदेश में और वहाँ जो इनके एनडीए के घटक जो दल हैं, लेकिन वो तो हमेशा बढ़ावा देते हैं। आज भी जिस तरीके से मोदी जिस तरीके से आज मंच पर आए और नीतीश कुमार जैसे संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने जनता से अपील की कि मैं निवेदन करता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री को खड़े होकर उनका स्वागत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। आप दो चीज़ जानिए, दोनों सीजन पॉलिटिशियन है। आप 2014 याद कीजिए, जब प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट घोषित हुए थे नरेंद्र मोदी 2013 में, नीतीश जी का क्या रिएक्शन था? 2014 में एमपी का चुनाव नीतीश से लड़े ना, कितना सीट आया था?
नील। जब स्ट्रेंथ पता लगा कि नहीं, बीजेपी और मोदी का जो पॉपुलरिटी रेशियो है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। अनडाउटेडली मोदी के पॉपुलरिटी के नज़दीक भी कोई नहीं है अभी भी, और बीजेपी का वही एक स्ट्रेंथ अभी है। आगे क्या होगा ये नहीं बता सकता मैं। क्यों है? वो डाउन टू अर्थ है। लेकिन लोकसभा में बीजेपी का सीट कम होना राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ना है या फिर कोई और? इसको थोड़ा सा मान लीजिए, पॉपुलरिटी उनकी बढ़ी है, लेकिन ये डिफरेंस है जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का है और इंटर कॉन्फ्लिक्ट का है। आप जान लेंगे जितनी पार्टियां इंटर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रही हैं, एनडीए ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा। कल ही देखे ना आप नवादा में एक मंत्री और दूसरे दल से झगड़ा हो गया। ये पॉलिटिकल जो वारिंगल्स अंदर का इनफाइटिंग है, इसको आप डायमेंशनली देख लीजिए। सब के बाद मोदी का प्रोग्राम होगा, कोई नहीं बोलेगा। टिकट बंटवारा जब हो जाएगा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं यही डिफरेंस है, एनडीए 24/7 काम कर रहा है बीजेपी, और आप साल में एक बार आते हैं। उन्हें बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्किल को पैदा कीजिए। आज भी वर्कर्स हैं आपके, तो आपको तो काम करना है ना, अपने घर को पहले संभालने की जरूरत है। लेकिन हम सवाल करेंगे, जिस तरीके से बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई सरकार हो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी जाती है। तो क्या लग रहा है यहाँ जो बिहार का जो फिलहाल तक का जो माहौल है, आप देख ही रहे हैं, लंबे समय से आप विशेष जानकार हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इनकी यात्राएं घूम रही हैं, ये सफल हो जाएगा? एनडीए गठबंधन ही कहूँगा मैं, ये सफल हो जाएगा मोदी को डेंट करने में, या फिर नीतीश कुमार की भी लोग छवि कह रहे हैं कि कभी इधर जाना, उससे भी उनकी छवि डाउन हुई है। एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है जी। और हाल में जो नीतीश जी का जो चरित्र है वो डेंट किया है, इसको डिनाई नहीं कर सकता है। कांग्रेस अभी उसको एसेस नहीं कर पा रही कि हम कैसे इसका लाभ उठाएं। अभी उसके वही बात ने कहा ना, उसके पास जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण। दूसरी बात है कि नीतीश जी लास्ट फेज ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, गए नहीं है, जा रहे हैं। उनके पास भी कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से घूम के आए हैं उधर से, तो उनको भी पता है। लेकिन डिक्लेयर तो चेहरा भी एनडीए का भी नहीं हुआ कोई सीट। नहीं, वो डिक्लेयर होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बात कही ना कि हर पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। नीतीश अभी रहेंगे क्योंकि बीजेपी उस लायक बनी नहीं कि वो अपने लीडर को प्रोजेक्ट करे। लेकिन जिस तरीके से अभी जैसे चेहरा मतलब उन्होंने घोषणा नहीं की है, अगर बाई चांस एनडीए बहुमत लाने में सफल हो जाती है आपके बिहार के अंदर, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने में, जिस तरीके से यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं एक नए चेहरे की मांग कर रही है? ये जनता की मांग पर तो होगा नहीं। जब चुनाव एनडीए जीतेगी तो उस समय क्या परिस्थिति बनती है उसका अनुमान नहीं, लेकिन नीतीश रिप्लेस्ड नहीं हो गए, उसके पीछे कारण का एक वोट बैंक है। और दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। राजनीतिक रूप से बेईमान हो सकते हैं, इसमें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत छवि। दूसरी बात, जो कोयरी कुर्मी उनका जो वोट बैंक है, अभी कोई दूसरा लीडर नहीं है जो उसको एक्सेप्ट करे। तो सर लास्ट सवाल मैं आपसे, ये आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि बिहार में फिलहाल अब तक कौन सा दल, या आपका एनडीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, कौन सा भारी पड़ रहा है अब तक की स्थिति? ये बहुत अपरिपक्व उत्तर होगा अभी, लेकिन ये मार्जिनल एज है, अभी एनडीए को मार्जिनल एज है, जस्ट पॉइंट में है, ये नहीं हम कहेंगे कि बहुत। और ये डिपेंड करता है अपोजिशन के किस तरह से रोल होगा, और एनडीए जो है अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रही है कि वो कैसे अपने गैप्स को भरे। अगर वो अपने गैप्स को भरने में कामयाब हो जाती है, जिस तरह से उसने इंसेंटिव्स घोषित किए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स किए, इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली तो जरूर है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इसका अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा, या उचित हो है भी नहीं, क्योंकि अभी स्ट्रेटजी तय हो रही है। और वोट अधिकार यात्रा का कितना इम्पैक्ट है बिहार में? ये फिजिल आउट हो चुका है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा।
कारण ये है कि वो वोटर आयोग का जो कॉन्सेप्ट जो हुआ, अगर वो जागरूकता का होता तो बेटर होता है। उसमें कांग्रेस ने जो सोचा होगा कि हम इसको फोकस करेंगे, मोदी को फोकस करता। एक बात जान लीजिए कि मोदी को जितना लोग मैंने प्रेशर डालता है ना, वो बूमरैंग कर जाता है, क्योंकि वो टैकल करना जानता है कि हम कैसे अपने अपोजिशंस को टैकल करेंगे, और आप उनके अपोजिशन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इस गैप्स को भरना जरूरी होगा। मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से विरोधी दल के नेता हों या फिर कुछ आम जनता भी कुछ ऐसी हो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत भी नेपाल की तरह तानाशाही हो गई, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ, तो क्या भारत अब उस स्थिति में पहुंच? ये तो बेकार का प्रश्न है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब भारत तो क्या समझ पा रहा है? 140 बिलियन का ये देश है। कितनी क्रांतियाँ इसने देखी और आज भी देख रही है। मैंने एक बात कहा ना कि जब देश का सवाल आएगा तो वहाँ कोई व्यक्ति देश के अगेंस्ट नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, इतने टेरर अटैक्स हुए 80 के बाद से, लगभग 200 से अधिक टेरर अटैक्स हुए, जिसमें बॉम्बे अटैक हुआ और भयानक दंगे हुए। मैंने पिछले दिनों में यहाँ तक कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो लोग कहा कि देश तो 2 भाग में बट जाएगा, कह रहे थे। और जब राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया तब भी बहुत लोग कह रहे थे कि अब तो दंगा होना ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रिसाइलेंस जो है पब्लिक का, ये कमेंडेबल है, ये मानना पड़ेगा। ये चाइना और ये कितना भी, चाइना तो कर ही रहा है। 1962 से आज तक चाइना वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। गलवान में जो हुआ वो आप देख रहे हैं ना जी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये होता है कि हम अपनी कमजोरियों को हावी नहीं होने दें जी। और मोदी है सक्सेसफुली राइट दैट। लेकिन जिस तरीके से अब एशिया कप चल रहा है, आपको जानकारी होगी, और एशिया कप में जिस तरीके से कल मैच हुआ, भारत पाकिस्तान मैच को लेके विरोधी दलों ने भी मतलब लगातार एक ही बात तंज कसा कि मोदी कहते थे पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन ये कैसी राजनीति की, मतलब जो हमारा दुश्मन है हम उसी के साथ खेल रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जो कल जो एशिया कप हुआ, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं जी। जैसे आपको उदाहरण दें कि अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन सही नहीं है, म्यांमार से नहीं है जी, लेकिन हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको अनाज भेजते हैं। इवन पाकिस्तान को भी मिनिमम सपोर्ट देते हैं जी। तो ये तो मिनिमम चीज़ है ना, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड। उसमें देश के इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ा जाता है जी। और ये जो हो रहा है उसके 2 कारण है। BCCI जो है आजकल जय शाह के साथ है। बार बार लोग कह रहे हैं कि उनको LBW लिखने नहीं आता है। ये शरद पवार को आता था क्या? ये शिवाजी राव को आता था? माधवराव सिंधिया को आता था क्या LBW? राजीव शुक्ला को आता है क्या? ये कोई प्रटनी नहीं है। ये तो एक जिसे मान लीजिए कि कॉमनवेल्थ का गेम हुआ, उसमें तो राजीव शुक्ला कांग्रेस में क्या नहीं है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देश का सवाल है, ऐसा थोड़े। आप देखिए ये कप्तान का बयान क्या आया जी, सूरज कुमार यादव का बयान क्या आया जी, वी डेडिकेट दिस विन टू दी ऑपरेशन सिंधु मैटियर्स, बोले ना। तो ये सेंटिमेंट होता है। लेकिन हाथ ना मिलाना फिर उस टीम से जिसके साथ मैच खेले, ये तो हमारा ऑलरेडी अपोजिशन तो कहीं हम शो करेंगे ना। अपोजिशन तो हमको शो करना है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर जहां ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स हैं जी, नहीं चाहते हुए भी कमिटमेंट्स को मानना पड़ता है, तो वो वही मानिए, वो दूसरा कुछ नहीं। इसको राजनीतिक हवा देना कि जिन लोगों ने पहलगाम जैसी घटना हुई, सिंदूर मिटाया, आज उनके साथ हम हाथ मिलाकर खेल रहे हैं। मान लीजिए वो एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या 71 का जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कस होता क्या है? इसकी क्या आवश्यकता थी? सेना के ऑपरेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाने क्या जरूरत है? ये तो इरिलीवेंट काम है ना। ये तो इसका कोई जवाब क्या होगा? अब राष्ट्रीय झंडा पर प्रश्न कोई करे तो मूर्खता वाली बात है ना। जहां जो फोरम है, जो चीज है, वही नहीं डिस्कस होना चाहिए। तो आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये तो अब आंदोलन करना है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कीजिए। जनता का एक्सटेंडेड में हो सकता है कि नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, सिंधु ट्रीटमेंट हमारा सस्पेंडेड है, लेकिन जब वहाँ वाटर लेवल बढ़ा तो इंडिया ने इंडिकेट किया कि भाई खतरा हो गया है तुम्हारे ऊपर। तो आपका इसको क्या मानिएगा कि हम अपने पॉलिसी से विड्रॉ कर रहे हैं क्या? ये कमिटमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट है, करना ही पड़ेगा। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपका बगल का पड़ोसी बहुत दुष्ट है, लेकिन उसके घर में आग लग जाए तो आप कहिएगा नहीं, लिया करके बुझाओ जल्दी, आग जलने के लिए कहिएगा।
इंडिया ने तो वही किया है ना। श्रीलंका में क्या स्थिति थी, सब लोग कहते कि सेना भेज दीजिए, बिना सेना भेजे। नेपाल में तो किंगशिप इसमें रोल अदा किया था, ज्ञानेंद्र का बयान भी आया था। तो ये जो चीज़ सतह ऊपर दिखाई देती है उसके अंदर बहुत बात होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं जा सकती, ये अनुभव की जा सकती है। और जानते हैं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मूर्ख होते हैं, मूर्ख ज़्यादा मूर्ख नहीं होता है। ये पढ़े लिखे जितने लोग हैं ना, इन लोगों का बयान सुनिए तो आश्चर्यचकित हो जाए। जानबूझ के देते हैं या फिर वास्तव में? नहीं, उनको समझ ही नहीं होती क्या बोल रहे हैं। आप किसी को अपमानित कर रहे हैं तो आप मन क्या समझ रहे हैं कि आपका अपमान नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट जो चलाता है, जो अपोजिशन में, अपोजिशन का एक ट्रेंड यहाँ देखे किसी का केवल विरोध करना, कोई अपोजिशन में हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई। अरे विरोध के लिए करोगे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस रहेगा। जिस मुद्दे को लेकर के पूरे भारत में राहुल गांधी घूमे, कर्नाटक के मिनिस्टर ने क्या कहा, इसमें कोई एरर नहीं हुआ है, तो उसको आप हटा दी। डी शिव कुमार कहते हैं आरएसएस का सॉन्ग गाते हैं, अब बाहर आके कहते हैं कि हम कांग्रेसी हो गए। ये क्या रोल है? सिद्धारमैया पर क्या हुआ? सिद्धारमैया लैंड स्कैम में है, मल्लिकार्जुन खड़गे लैंड स्कैम में है, उनकी पत्नी लैंड स्कैम में है, तो वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? ये जो डिविल पॉलिसी, किसी पॉलिटिशियन की बात करें, किरीट सोमैया के बारे में बीजेपी क्यों नहीं बोल रही? फिर से ब्रजभूषण सिंह के मामले में, हो कौन मिश्रा थे जो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, तो आप केवल यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। हम भी यूज कर लिए, काम खत्म। इस राजनीति का जनता से थोड़ा असर होता है, थोड़े देर के लिए होता है। मूल मुद्दा ये है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर किसी के घर में नौकरी मिली है वो महत्वपूर्ण है। अगर पुल बना है तो ये दिखाई पड़ता है, अगर 24 घंटे बिजली है तो दिखाई पड़ता है। क्या जवाब देंगे लालू यादव आरजेडी के लोग कि 1990 से लेकर के 2000 तक क्या स्थिति थी? ये छिपी हुई बात है क्या? दूर छोड़िए ना, आरजेडी के ही ऐसे नेता को नज़रबंद कर दिया गया जिनका नाम है पता नहीं है। दिवाकर प्रसाद सिंह उच्च शिक्षा मंत्री थे और उनको लालू से डिफरेंस हो गया, तो कहाँ है, जीवित हैं कि मर गए, कोई नहीं जानता है, अभी तक नहीं पता है। कांग्रेस के कितने वर्कर्स कहाँ हैं, कांग्रेस को भी पता नहीं है। तो जो स्थिति थी उसको तो अब डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। स्थिति में बदलाव हुआ है। अब एक मुद्दा करप्शन का मान लीजिए, मुद्दा करप्शन। ये मुद्दा करप्शन है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा मुद्दा प्रभावशाली जो बिहार में मतलब विरोधी दल जो लेके आए हों, कहाँ उठा रहे हैं करप्शन का मुद्दा? जो मुद्दा है उसको उठाना, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कहाँ उठ रहा है? सदन में उठाते हैं। सदन चलेगा तब ना उठाएंगे। 3 सेशन से तो हम यही देख रहे हैं कि और वॉकआउट हो जाता है अननेसेसरी। लास्ट विंटर सेशन से देख लिए, बजट सेशन देख, बजट जैसे चीज़ में वही लोग भाग नहीं लेते हैं, तो जनता का कौन भला करेंगे आप? उसके बाद हम मानसून सत्र देख, मानसून सत्र देख ही रहे। बजट सेशन तो इम्पोर्टेंट सेशन होता है। ये कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का इम्बेजलमेंट हो गया, स्कैम हो गया। सीएजी का रिपोर्ट आता है कि नहीं इम्बेजलमेंट नहीं है, ये अंडर यूटिलाइज्ड है। तो स्कैम में अंडर यूटिलाइजेशन में अंतर होता है कि नहीं? ये मुद्दा कहाँ है? जो मुद्दा है उसको जो आप पंचायत भवन से लेके और सचिवालय तो जो हर स्टेट पर जो पैसा दिया घूस मांगता है, उसके लिए कोई आंदोलन कहाँ खड़ा होता है? ये मुद्दा बनता कहाँ है?